सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। और जो आज के हमारे मेहमान हैं वो है आदरणीय पंकज मलिक जी, प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस उत्तर प्रदेश और पूर्व में विधायक रह चुके हैं विधानसभा शामली से। कुछ ही क्षणों में वो हम सभी से जुड़ेंगे, तो आप कृपया बने रहें। जी विधायक जी नमस्कार। जी नमस्कार नेपाल सिंह जी। जी ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है आदरणीय विधायक जी। और ये एक छोटी सी मुहिम है जी, ये एक छोटी सी मुहिम है आदरणीय विधायक जी, जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं मैं उनके साथ संवाद करता हूं और उनसे सवाल पूछता हूं। तो इसी कड़ी में आपका स्वागत है आदरणीय विधायक जी। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला। और आप हैं आदरणीय पंकज मलिक जी, वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश के और पूर्व विधायक रह चुके हैं शामली से 15वीं विधानसभा और 16वीं विधानसभा में। तो थोड़ा सा आदरणीय विधायक जी मैं आपके बारे में बता देता हूं। आपका जन्म 6 दिसंबर 1978 को काजी खेड़ा जनपद मुजफ्फरनगर में हुआ और आपकी जो शिक्षा है आपने एलएलबी की डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर से। और आप 2 बार विधायक रह चुके हैं 15वीं विधानसभा में और 16वीं विधानसभा में। 15वीं विधानसभा यानी कि 2007 से 2012 आप बगरा विधानसभा से आप विधायक रहे और उसके बाद 2012 से 2017 आप शामली विधानसभा से विधायक रहे, क्योंकि 2008 में बगरा विधानसभा को खत्म कर दिया गया था। तो अब बात आती है जो आपके पिताजी हैं आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, जो कि 3 बार विधायक रह चुके हैं, 1 बार सांसद रह चुके हैं और 10वीं 11वीं और 12वीं विधानसभा से वो बगरा विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। और थोड़ा सा मैं आपके बारे में बता देना चाहता हूं, जो दर्शक अभी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं और ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से आगे यूट्यूब के माध्यम से देखेंगे कि पंकज मलिक जी को 6 मार्च 2016 को सर्वश्रेष्ठ एमएलए का अवार्ड भी मिल चुका है। विधानसभा तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी द्वारा उनको ये बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला था। एक सर्वे कराया गया था शामली विधानसभा की तीनों जो विधानसभाएं हैं, जिसमें से मुख्यतः कैराना, शामली और थाना भवन, उसके अंतर्गत जो एजेंसी थी वो थी MLAReportCard.com। उसके अनुसार सबसे सर्वश्रेष्ठ आपको एमएलए का खिताब दिया गया था तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे जी द्वारा। और थोड़ा सा आपके संघर्ष के बारे में मैं बता देना चाहता हूं। 12 मई 2011 में बट्टा पारसोल की जो घटना हुई थी उसमें राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। तो तब आप जो है मुजफ्फरनगर में आपने 1276 लोगों के साथ गिरफ्तारी दी थी सिर चौक मुजफ्फरनगर में। तो ये एक छोटा सा एक संक्षेप परिचय था आपके बारे में आदरणीय विधायक जी। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि जो चीजें छूट गई हैं वो आप जरा बताइएगा। आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, शिक्षा और राजनीति? जी बताएं। देखिए, मेरी शिक्षा डीएवी कॉलेज में हुई, मुजफ्फरनगर में सरस्वती शिशु मंदिर, भागवंती शिशु मंदिर में हुई। हम लोगों का समाज से, मेरे परिवार का पहले से ही जुड़ाव रहा है, इसलिए समाज की सेवा में पूरा जीवन बीता है। अब तक तो मैं कुल 40 वर्ष का हूं और जहां तक मैं समझता हूं कि जिस तरह से मेरे पिता ने समाज की सेवा करने का काम किया है, चाहे वो विधायक रहे हों या ना रहे हों, उसी तरह से हम लोग भी उन्हीं की प्रथा को, उन्होंने जो किया है उनके जीवन से प्रेरित होकर के उसी तरह से समाज की सेवा करना चाहते हैं और उसी में लगे हैं। हम लोग कभी भी इलेक्शन में हार जीत हमारे लिए कोई मायने नहीं होती। हम काम करते थे, काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आज मुझे संगठन ने दायित्व दिया है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुझे उपाध्यक्ष बनाया है। मैं उपाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, पश्चिम का इंचार्ज हूं। जहां तक आपको जानकारी, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, सोशल मीडिया से आप लोगों ने भी देखा होगा, अभी हम लोगों ने मजदूरों के भले के लिए, मजदूरों के हित में बस चलाने का प्रयास किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों ने सभी जनपदों में जो लोग श्रमिक, जो हमारे प्रवासी श्रमिक जो पैदल चल रहे थे, पैदल चल करके अपने घर जाना चाहते थे, उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उन्हें खाना खिलाने का इंतजाम किया, उनको रुकवाया भी, उनको भेजने का काम भी हम लोगों ने भिन्न भिन्न जनपदों से किया। हम लोगों ने हमेशा समाज को राजनीति से ऊपर उठ करके देखा है। हम समाज में सिर्फ और सिर्फ राजनीति के मद्देनजर काम नहीं करते, हम समाज के हित के लिए काम करना चाहते हैं, समाज के उत्थान के लिए काम करना चाहते हैं। मैं 10 साल एमएलए रहा। हमारे पिताजी 4 बार एमएलए रहे। 1 बार खतौली से एमएलए रहे और वहां एमएलए रहे बगरा में। और मैं, ये बात सही है कि राजनीति मुझे विरासत में मिली है, लेकिन विरासत में मुझे संघर्ष भी मिला है। हमने संघर्ष के रास्ते पर चल करके 2 बार
एमएलए बना, जनता का आशीर्वाद रहा, बघरा विधानसभा क्षेत्र की जनता का और शामली विधानसभा क्षेत्र की जनता का। जनता ने हमें आशीर्वाद दिया और विधानसभा पहुंचाने का काम किया। उसी के आधार पर जनता का एहसान मानते हुए, जनता के काम को अपना कर्तव्य और धर्म मानते हुए हम लोग आज भी कार्य करने के लिए लगे हुए हैं और करते रहेंगे। जी। अच्छा विधायक जी, आपके परिवार के बारे में एक बात कही जाती है कि बहुत सी बातें, कि बहुत से जो नेता हैं आज के समय में वो हवा का रुख देख करके और सत्ता पक्ष से पाला बदल लेते हैं, लेकिन आपका जो परिवार है, मलिक परिवार जो है, चाहे कितनी भी विपदा की स्थिति रही हो, लेकिन आपने भले ही विपक्ष में बैठना मंजूर समझा लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है आदरणीय विधायक जी। और तो मेरा अगला सवाल आदरणीय विधायक जी आपसे है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते जिला स्तर और प्रदेश स्तर पर कांग्रेस द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए और प्रदेश सरकार को इसको लेकर के आपके क्या सुझाव हैं? जी। पहले तो आपने पार्टी के संदर्भ में बात की। हमारा सौभाग्य है कि मैं उस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं जिस पार्टी ने इस देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, और जिस देश में आज भी नेता के रूप में, जिस पार्टी में आज भी नेता के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी और आदरणीय हमारे नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हैं, जिन पे एक भी दाग नहीं है, ऐसे नेता मेरे नेता हैं। मेरा सौभाग्य है, हम लोग इस पार्टी से जुड़े थे और जुड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बीमारी में तड़प रहे लोगों को बड़ा नजदीक से देखा है। जिस तरह से जनपदों में अस्पतालों का हाल है वो भी हमारे कार्यकर्ता जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं। और नेपाल जी, आप भी जानते होंगे कि जितनी जिम्मेदारियां सरकार की थी उन पे सरकार पूरी तरह से खरी नहीं उतर पाई, और जो जो करना चाहिए था, जो जो इनका सुविधाएं होनी चाहिए तो सुविधाओं में कहीं ना कहीं कमी रही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा सरकार से प्रियंका गांधी जी के सचिव ने सरकार को पत्र लिख करके कहा कि आज मजदूर जो हैं वो पैदल जा रहे हैं, आप यातायात का साधन उनके लिए नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग आपको 1000 बस देंगे जिससे इनका यातायात हो सके, अपने घर जा सकें, इनके यातायात में, इनकी यात्रा में कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि वास्तविकता है नेपाल जी, आपने भी देखा होगा, अगर सरकार दावा ठोक रही है कि एक भी मजदूर पैदल नहीं चला है और यहाँ के पत्रकार साथी आप जैसे लोग कह दें कि हाँ ये सच है और कांग्रेस राजनीति कर रही है, तो मैं माफी मांग लूंगा, मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। लेकिन आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मजदूर पैदल चल करके अपने घर गए हैं। हाईवेज पे हम लोगों ने कैंप लगा करके हाईवे पे खाना खिलाने का काम किया, लोगों को जिन्हें दवाई की जरूरत थी उन्हें दवाई देने का काम किया। हमने जनपदों में रसोई चलाने का काम किया। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैंने आपकी वीडियोस यूट्यूब पे देखी है, आप निष्पक्ष पत्रकार हैं जहां तक मैं समझता हूं। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, क्या भारतीय जनता पार्टी का एक भी व्यक्ति या एक से ज्यादा कहीं भी किसी भी जनपद में कोई रसोई चला करके इन्होंने खाना खिलाने का काम किया, सरकार की मदद की हो, भले ही सरकार इनकी हो? मैं जहां तक समझता हूं, मेरा जनपद मुजफ्फरनगर है, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जनपदों में हम लोगों ने कच्चा राशन की किट बांटने का काम किया। मैंने शामली में बंटवाई, मुजफ्फरनगर में मैंने खुद बांटने का काम किया, हमारी टीम के लोग लगे हैं, चाहे सहारनपुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे अपना लखीमपुर खीरी हो, बरेली हो, मुरादाबाद हो, गोंडा बस्ती हो, वहां तक हमारे पार्टी के लोगों ने लोगों की मदद के लिए इस भयंकर बीमारी में जो लोग मजदूर को खाना चाहिए तो उसकी मदद करने का काम किया, उस गरीब के आंसू पोंछने का काम किया है जो अपना प्रदेश छोड़ करके रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेश में रहा और वहां से अपने घर आना चाहता था इस भयंकर बीमारी के चलते, क्योंकि उसका काम ठप हो गया था, उसे खाना भी चाहिए था, राशन भी चाहिए था, अपने बच्चों को कैसे पालता। ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का काम हम लोगों ने किया। नेपाल जी, बहुत बुरी स्थिति थी, बहुत सारी महिलाएं प्रसव पीड़ा से बेचारी पीड़ित रही, उन्होंने वो दर्द झेला है। वास्तव में मैं बधाई देना चाहूंगा हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी को, जिसने महिलाओं की, औरतों की, बच्चों की और जरूरतमंद इंसान की मदद करने का काम किया, उनकी भावनाओं को समझने का काम किया, उनकी पीड़ा को समझने का काम किया, और उसी के चलते उन्हीं के निर्देश पर, प्रियंका जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक एक सिपाही जनता की मदद करने का काम हम लोगों ने किया और हम अभी भी कर रहे हैं। बहुत सारे, मुझे शामली में कन्नौज के
40 से ज्यादा लोग फंसे हुए थे, उन्हें हमने भेजने का काम किया। अभी हमारे जिलाध्यक्ष ने 40 से ज्यादा लोगों को भेजने का काम किया। जहां भी हम लोग हैं, हम हमेशा राजनीति अलग रख देते हैं। अगर जनता दुखी है या हमारे किसी काम से जनता दुखी है, तो हम सिर्फ और सिर्फ जनता की पीड़ा को, उनके दर्द को समझकर उनकी मदद करना चाहते हैं। जी। अच्छा आदरणीय विधायक जी, मैं जमीनी हकीकत आपसे जानना चाहूंगा कि हाल ही में आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय कुमार लल्लू जी, उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो इसको लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और आप जो है नोएडा में, मुझे पता चला था कि आप नोएडा में बस लेकर के गए थे कामगार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, लेकिन आपको भी वहां से लौटा दिया गया। तो इस पर आपका क्या कहना है? जी बताएं। नेपाल जी, चाहे मैं हूं, हमारे आदरणीय अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी हों, हमारे लगभग 60 से ज्यादा लोग, अब तो शायद 90 लोग पहुंच गए, जिन पर मुकदमे लगाए गए हैं। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी का यह अपराध है कि उन्होंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया, ऐसे परिवार में जन्म लिया जो मेहनत करके अपना पेट पालते थे। आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी ऐसे व्यक्ति हैं, उनका यह दोष है, यह उनकी गलती है कि उन्होंने मजदूरी की। वो एक गरीब का दर्द जानते और समझते हैं, और लोगों की सेवा करके, सच्ची और ईमानदारी से सेवा करके, सच्ची राजनीति करके वो दूसरी बार सदन में पहुंचे। पहली बार मैं उनके साथ सदन में था। आदरणीय प्रियंका जी ने उनकी मेहनत और लगन को देख करके उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया। आदरणीय राहुल जी ने, आदरणीय सोनिया जी ने। आज उनका यह दोष है कि वो गरीबों की और मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे थे। वो आगरा में 500 से ज्यादा बसें लेकर के खड़े थे, और सरकार के कहने पर, सरकार का पत्र मिला था अवनीश अवस्थी जी का सरकार की तरफ से, उसके कहने पर बसों को लिए खड़े थे, परमिशन चाहते थे, और सरकार ने उन्हें समाज की सेवा, मजदूरों की सेवा के आरोप में, उसके अपराध में जेल में भेजने का काम किया। हम इसकी निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार की घोर निंदा करते हैं। और यह कदम जो सरकार ने उठाया, जिस तरह से एक सच्चे नेता की, मजदूरों की, गरीब की, जरूरतमंद की आवाज उठाने वाले नेता की आवाज को बंद करने का, दबाने का काम किया है, जनता इसको देख रही। आज उन्हें एकांत में रखा गया है, जो बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही आज भी संघर्षरत है। हमारे बहुत सारे लोगों ने आदरणीय अध्यक्ष जी की रिहाई के लिए ज्ञापन दिया, आंदोलन करने का काम किया, जिन पे भिन्न भिन्न जनपदों में मुकदमे लगाए गए। जी। और हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के भी हम लोगों ने एक एक दिन का धरना दिया। हमारे 50,000 से ज्यादा लोग लाइव आए अकेले उत्तर प्रदेश में, 50 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में लाइव आकर के हम लोगों ने अपील की। और अध्यक्ष जी की इस तरह से गिरफ्तारी, ये बिल्कुल एक, मैं कहूंगा कि ये मजदूरों के हित को और एक सच्ची राजनीति को कुचलना चाहती है योगी सरकार। जी। अच्छा आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा आपसे सवाल है कि जो बसों की सूची जो दी गई थी, उसमें जिस तरीके से मीडिया दिखा रही थी कि 1000 बसों की जो सूची कांग्रेस सरकार ने प्रदेश सरकार को दी थी, उत्तर प्रदेश सरकार को, तो उनमें से कम 200 बसों के जो रजिस्ट्रेशन नंबर थे वो फर्जी थे, कुछ इस प्रकार का आरोप लग रहा था। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पर राजस्थान सरकार ने और हमारे जिम्मेदार वहां के अधिकारियों ने जी उत्तर प्रदेश सरकार को एक सूची दी। हमारे नेताओं ने एक सूची दी, आदरणीय प्रियंका जी के सचिव आदरणीय संदीप जी ने सूची दी। उस सूची में अगर कोई कमी और खामी थी तो उस खामी को हम दूर करते, वो हमें दे देते। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एक पत्र मिला कि आपकी 1000 बसों की सूची हमें मिली और 100 समथिंग कुछ बसें आपकी सही नहीं है, 800 कुछ बसें आपकी ठीक हैं। आदरणीय प्रियंका जी ने ट्वीट किया, बयान दिया कि जितनी हमारे बसें ठीक हैं उन बसों को मजदूरों की सेवा में लगाने का काम करें। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही थी। और अगर पहली बात तो कोई कमी नहीं थी, इन्होंने कमी को प्लान किया, सिर्फ ये राजनीति करना चाहते थे, जनता की सेवा नहीं होने देना चाहते थे। चूंकि इन्हें ये हालांकि प्रियंका जी ने बड़ा मन करके ये कहा कि आप हमारी जितनी बसें आपको ठीक लगे उतनी बसों की परमिशन दे और उस पर आप अपना बैनर और पोस्टर लगा लें, हमें कोई ऐतराज नहीं है। कम से कम ये गरीब और जरूरतमंद लोग, ये महिलाएं, बच्चे अपने घर तो पहुंच जाएं। चिलचिलाती धूप में जिस तरह से पैदल चले हैं, जो बेकदरी इनकी हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई सूची हमने गलत नहीं दी थी। और फिर भी अगर इनके हिसाब से कुछ गलत था तो जो सही था कम से कम उसे तो चलने देते। जी जी, बिल्कुल सही बात है आपकी उपाध्यक्ष जी। और मेरा अगला सवाल आपसे है आदरणीय उपाध्यक्ष जी
अभी हाल ही में पिछले दिनों मेरे साथ जो वर्तमान में विधायक है शामली आदरणीय तेजेंद्र निर्वाल जी, उनसे भी मेरा ये सवाल था कि जनपद शामली में अक्सर जाम की समस्या रहती है, तो आप प्रदेश सरकार को अपनी ओर से क्या सुझाव देना चाहेंगे जनपद शामली देखिए, की जाम की मैं यहाँ के सम्मानित विधायक से भी कहना चाहता हूं और सरकार से भी कहना चाहता हूं। वो सम्मानित विधायक जो हैं, विधायक जी उस दल से संबंध रखते हैं जिस दल की सरकार है। मुझे बड़ा खेद है और अफसोस है कि जिस तरह से शामली में विकास होना चाहिए था, मेरे समय में जिस तरह से शामली ने विकास की गति पकड़ी थी, वो उसमें कहीं ना कहीं ढील हुई। जाम की समस्या थी, उसके ऑप्शन थे, पुल भी बना सकते थे, अंडरपास भी बना सकते थे। केंद्र में इनकी सरकार है, यहां इनकी सरकार है, चुनाव में बड़े बड़े वायदे करते थे, लेकिन इनकी सोच में बड़ा फर्क है भैया। ये कहना कुछ, कहते कुछ है और करते कुछ है। इनमें फर्क इसलिए भी है क्योंकि ये एक दंगों से पैदा हुई पार्टी, ये सरकार में दंगों से आई। कभी जात और धर्म के दंगे कराएंगे, हरियाणा में इन्होंने जातियों को भिड़ाने का काम किया, कोरोना में भी हिंदू और मुसलमान ले आए। अरे भैया, इन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, ये सिर्फ और सिर्फ दंगों की बात करते हैं। बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिसमें मंत्री और प्रमोट उन लोगों को किया जाता है जो जितने ज्यादा दंगे कराते हैं। उन लोगों को एमएलए का टिकट दिया जाता है जो दंगों में इन्वॉल्व रहते हैं। मैं 10 साल विधायक रहा हूं, मेरे पिताजी लंबे समय से राजनीति में एमपी भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं। अगर कोई 1% भी हम पे आरोप लगा दे, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से आपके इस लाइव इंटरव्यू में कह रहा हूं, एक भी आरोप हम पे लगा दे, कोई घोटाला लगा दे, तो हम राजनीति से संन्यास लेने का काम करेंगे। हम लोगों ने हमेशा जनता के हित में काम किया है, और सरकार किसी की हो ना हम घबराए ना हम घबराएंगे। जब जब विपत्ति आई है, जनता ने हमारा साथ दिया और हम भी हमेशा जनता के साथ के लिए तत्पर रहते हैं और खड़े रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं नेपाल जी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं, ये कोरोना में भी मुसलमान ले आए। अरे दुर्भाग्य है हमारा, मुजफ्फरनगर की, शामली की, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेल्ट किसान बेल्ट है और किसान यहां गन्ना अधिकता में बोता है। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, अरे भैया, जिन लोगों को जिता करके भेजा था, क्या शामली के विधायक ने एक बार भी गन्ने के भुगतान की अपील की है? मेरा रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिएगा। ऐसा कोई दिन विधानसभा में नहीं जाता था जिस दिन हम लोग गन्ने की, शामली की बात ना करें। एक दिन ऐसा नहीं जाता था जब हम सड़कों के निर्माण की बात ना करें। हमने सल्फा में पुल बनवाया। ये लोग, दुर्भाग्य से मैं चुनाव हारा, जनता का इस बार आशीर्वाद मुझे नहीं मिल पाया, लेकिन पुल बनने के बाद ये सड़क नहीं बनवा पाए, उस पर अपनी नेम प्लेट जरूर इन्होंने लगा दी। पिछली बार समाजवादी पार्टी में बैठा एक व्यक्ति इस तरह की हरकतें करता था जो एमएलसी थे, आज ये इस तरह की हरकत करते हैं। दूसरा सवाल मैं पूछना चाहता हूं यहां के सम्मानित विधायक जी से और यहां के सम्मानित मंत्री से, यहां 3 विधानसभाएं जनपद शामली में, यहां किसान गन्ना बोता है। मैं पूछना चाहता हूं, अब भी 600-700 करोड़ रुपए गन्ने का भुगतान आज भी किसान का बकाया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आप बताइए कि कोरोना की इस बीमारी में किस तरह से आपने किसान को राहत देने का काम किया, किस तरह से आपने गन्ना भुगतान कराने का काम किया। मैं जानना चाहता हूं, क्या कोरोना की इस भयंकर बीमारी में, जहां किसान अपने बच्चों को स्कूल भेज पाने की स्थिति में नहीं है, छोटे मोटे खर्चे नहीं, अपना दैनिक कार्यों के लिए, मेरा कहने का मतलब है अपनी जीविका चलाने के लिए आज किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके पास पैसा नहीं, चूंकि उसकी फसल, उसकी बहुमूल्य फसल आज मिल वालों के पास रख के उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। गन्ने का मंत्री हमारे जिले का है, विधायक सत्ता में, 2 विधायक सत्ता में, और ये लोग उनके लिए भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे, भुगतान नहीं करा पा रहे। दुर्भाग्य, इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए नेपाल जी। जी आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा ये अगला सवाल जो है गन्ना किसान को लेकर के ही है कि गन्ना किसान का समर्थन मूल्य मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने किस तरह से मजदूरों की मदद की है। मैं आपको लोगों को अकेले, सिर्फ जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है राजस्थान में, राजस्थान से हम लोगों ने, मैं आपको बस और ट्रेन की बता रहा हूं, राजस्थान से अकेले उत्तर प्रदेश के बारे में अगर मैं बताऊं आपको, तो बसों द्वारा 79,200, ये 21 तारीख का डाटा है, 79,200 श्रमिकों को भेजा गया। 2,475 बसों के चक्कर लगे, 2 करोड़ 65 लाख रुपए का खर्च हुआ।
ट्रेन जो आई है राजस्थान से, हम लोगों ने श्रमिकों को भेजा ट्रेन के माध्यम से 42,700 को। 30 श्रमिक ट्रेन भेजी, 30 श्रमिक ट्रेन आई, 2,25,66,000 रुपए का व्यय हुआ। अकेले मैंने उत्तर प्रदेश की बात आपको बताई। हम लोगों ने 60 लाख से ज्यादा लोगों को राशन और भोजन देने का काम किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस महामारी के बीच में हमारे कुछ मुख्य जनपद जो है, मैंने आपको बताया जिन जनपदों में परमिशन नहीं मिली रसोई चलाने की, उनके अलावा चाहे गाजियाबाद हो, चाहे नोएडा, हापुड़, बुलंदशहर, झांसी, कानपुर, फतेहपुर, लखीमपुर, गोरखपुर, बुलंदशहर, चंदौली, बाराबंकी, इलाहाबाद, लखनऊ, कोई भी जनपद हो, चाहे शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हो, जहां परमिशन नहीं मिली वहां हमारी रसोई नहीं चल पाई। नहीं तो हर जगह हम लोगों ने रसोई चला करके लोगों को खाना दिया। और जहां रसोई नहीं चली वहां हमारे कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने लोगों को कच्चा राशन बांटने का काम किया। प्रदेश के बाहर अन्य प्रदेशों से 7 लाख से अधिक उत्तर प्रदेश के प्रवासी भाई बहन मजदूरों की मदद करने का हमने काम किया। जैसे कोई हैदराबाद में अगर फंसा था तो उसे खाना खिलाने का काम हम लोगों ने किया, उसके यहां राशन पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में जहां भी आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने खुद बांदा, आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ में ट्रक राशन भेजा। अमेठी में राहुल जी ने 8 ट्रक राशन भेजा। रायबरेली में भी कई ट्रक राशन भेजा गया। हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटे, लोगों की मदद की। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको सम्मानित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, जिससे संदेश जा सके कि कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति इस बीमारी से जूझने के लिए, इस बीमारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की मदद करने का काम करेगा। लखनऊ में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1 लाख मास्क बंटवाने का काम किया। हर सड़क दुर्घटना में, चाहे सहारनपुर से लेकर के लखनऊ के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में अगर दुर्घटना हुई तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पीड़ित व्यक्तियों के आंसू पोंछने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में हमारे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी, जो मेरे पिता भी हैं, और हमारे नगर अध्यक्ष जुनैद राउफ तत्काल वहां पहुंचे और वहां पोस्टमार्टम कराने का काम किया था, जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीमा में जो दुर्घटना हुई थी। हमारे एक बड़ी बात और मैं बता दूं, जो एक राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है। हमने एक हेल्पलाइन जारी की और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हेल्पलाइन पे 3,30,645 लोगों ने फोन किया। 3,30,645 लोगों ने, जिनकी भिन्न भिन्न तरीकों से हम लोगों ने मदद करने का भरपूर प्रयास किया और हम लोग निरंतर उनसे संपर्क में रहे। हमने यूपी मित्र नाम से एक चैट पोर्टल जारी किया, जिस पर हैदराबाद में अगर फंसा था तो उसे खाना खिलाने का काम हम लोगों ने किया, उसके यहां राशन पहुंचाने का काम किया। प्रदेश में जहां भी आदरणीय महासचिव प्रियंका गांधी जी ने खुद बांदा, आजमगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ में ट्रक राशन भेजा। अमेठी में राहुल जी ने 8 ट्रक राशन भेजा। रायबरेली में भी कई ट्रक राशन भेजा गया। हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मास्क बांटे, लोगों की मदद की। जो लोग अच्छा काम कर रहे थे उनको सम्मानित करने का काम किया, उनका हौसला बढ़ाने का काम किया, जिससे संदेश जा सके कि कांग्रेस पार्टी का एक एक व्यक्ति इस बीमारी से जूझने के लिए, इस बीमारी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक की मदद करने का काम करेगा। लखनऊ में आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने 1 लाख मास्क बंटवाने का काम किया। हर सड़क दुर्घटना में, चाहे सहारनपुर से लेकर के लखनऊ के किसी भी कोने में, प्रदेश के किसी भी कोने में अगर दुर्घटना हुई तो कांग्रेस का कार्यकर्ता वहां पीड़ित व्यक्तियों के आंसू पोंछने का काम किया है। मुजफ्फरनगर में हमारे पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक जी, जो मेरे पिता भी हैं, और हमारे नगर अध्यक्ष जुनैद राउफ तत्काल वहां पहुंचे और वहां पोस्टमार्टम कराने का काम किया था, जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर की सीमा में जो दुर्घटना हुई थी। हमारे एक बड़ी बात और मैं बता दूं, जो एक राजनीतिक दल होने के नाते एक बड़ा कदम हम लोगों ने उठाया है। हमने एक हेल्पलाइन जारी की। 3,30,645 लोगों ने, जिनकी भिन्न भिन्न तरीकों से हम लोगों ने मदद करने का भरपूर प्रयास किया और हम लोग निरंतर उनसे संपर्क में रहे। हमने यूपी मित्र नाम से एक चैट पोर्टल जारी किया, जिस पर 2,16,651 लोगों ने मदद मांगी। हम उनकी मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। हमने हर तरह से लोगों के बीच में रहकर के उनकी मदद करने का काम किया। शामली जनपद के लोग भी जहां फंसे थे, हम लोगों ने संबंध बनाया और उनका फोन आया, हमने सोशल मीडिया पे अपना नंबर जारी किया, किसी भी माध्यम से उन्होंने संपर्क किया तो हमने उनकी मदद करने का काम किया। जी, किसान के बारे में कुछ पूछ रहे थे आप?
जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा जो सवाल है वो गन्ना किसान को लेकर के, कि गन्ना किसान, अभी आप बात कर रहे थे कि समय से पेमेंट नहीं मिल पाता गन्ना किसान को, और 2017 में भाजपा के जो संकल्प पत्र में ये कहा गया था कि 14 दिन में पेमेंट किया जाएगा। लेकिन अगर मैं थाना भवन शुगर मिल की बात करूं और शामली शुगर मिल की बात करूं, दिसंबर तक का पेमेंट किया गया, उसके बाद का पेमेंट गायब है। दूसरी बात, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सवाल है आपसे, गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य 3 वर्षों से एक समान है, तो इस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान विपक्ष पे भी उठता है, क्योंकि हमारा विपक्ष कमजोर है कहीं ना कहीं। जी नहीं नहीं, विपक्ष पे सवाल नहीं उठता। देखिए, सदन में जब भी कार्रवाई होती है, जब भी विधानसभा चलती है, लोकसभा चलती है, हमारी पार्टी के सम्मानित नेतागण गन्ना समर्थन मूल्य बढ़ाने के लिए मांग करते हैं। हम तो चाहते हैं 400 450, मतलब लागत के हिसाब से इनको मूल्य मिलना चाहिए। देखिए, अब खर्चा और ज्यादा बढ़ गया है और किसान, मुझे दुर्भाग्य, देखिए आपने गन्ना किसान की बात की, मेरे बहुत अच्छे से याद है, जो आज मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, वो मेरे साथ विधायक हुआ करते थे। मैं शामली से विधायक था, वो थाना भवन से विधायक थे। तो जब मैं गन्ने की बात करता था तो वो भी बात करते थे। आज उनके दर्द कहां गया? आज उनका दर्द कहां गया? आज वो गन्ना मंत्री हैं, आज उनके चेहरे पे, उनके ललाट पे रोशनी बढ़ी है। मेरा कहने का मतलब है, उनका चेहरा तो चमक रहा है, पर जिस क्षेत्र में वो राजनीति कर रहे हैं, वहां के किसान का चेहरा उतरा हुआ है। उन्हें सोचना चाहिए, अपने गिरवान में झांकना चाहिए और गन्ने के भुगतान को आंकड़ों से बाहर निकल करके, आंकड़े में बहुत अच्छे अच्छे पेश करते हैं, आंकड़ों से बाहर निकल करके जमीन पे ला करके गन्ने को भुगतान को कराना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, हम रोज डीसीओ का घेराव करते थे, हम रोज जिलाधिकारी का घेराव करते थे। अगर सड़क नहीं बनती थी तो हम लोगों ने संबंधित अधिकारियों को सड़क पे बैठाने का काम किया और शांति प्रिय तरीके से अपनी बात को मनवाने का काम किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आज विकास का पहिया क्यों रुक गया? विकास का पहिया सिर्फ आंकड़ों में है। आज मैं मोदी जी का एक बयान देख रहा था, उन्होंने करोड़ों की संख्या, 1 करोड़ से ज्यादा की संख्या बता दी थी। एक स्टिकर चल रहा है सोशल मीडिया पे। अरे भैया, अभी तो 60 लाख के समथिंग, 61 लाख के समथिंग तो पूरे देश में कोरोना के मरीज हैं। उन्होंने कहा हम 1 करोड़ समथिंग का हमने इलाज कर दिया। ये बयान है, आपके पास में व्हाट्सएप भेजूंगा, आप देखिएगा। मेरा कहने का सिर्फ ये मतलब है, चाहे गन्ने की बात हो, गन्ना किसान की बात हो, नौजवान की बात हो, रोजगार की बात हो, हम जो भी बात करें वो हम ऐसी बात करें, ऐसे शब्द बोले जिसको हम प्रैक्टिकली जमीन पे उतार सके और जनता का लाभ कर सके। जी, इसी बात में मैं अपनी बात जोड़ना चाहूंगा कि जब विपक्ष में थे आदरणीय मंत्री जी, गन्ना मंत्री जी, तो बात करते थे 450 रुपए प्रति क्विंटल का दाम मिलेगा अगर भाजपा सरकार आती है 2017 में। अब तो पार्टी भी इन्हीं की है, सरकार केंद्र में भी इन्हीं की है, प्रदेश में भी इन्हीं की है, लेकिन 450 क्या 325 रुपए प्रति क्विंटल का दाम नहीं दिला पा रहे हैं समय से किसानों को। तो ये कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है गन्ना किसानों को लेकर के। ये तो तब बात करते हैं कि हम स्वामीनाथन कमेटी के हिसाब से, उसके हिसाब से करेंगे, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने। मोदी जी ने भाषण दिया था, मेरे याद है, मोदी जी और अमित शाह का भाषण। अमित शाह जी शामली में आए थे विधानसभा चुनाव से पहले, उन्होंने कहा था कि हम दुगने से ज्यादा का गन्ने का भुगतान करने का काम करेंगे। भैया, जो बैठता है, फिलहाल आप रेट बाद में बढ़ा देना, फिलहाल ये तो दे दो जो आपके पास है। आप तो किसान के कर्जदार है सरकार, और बात करते हैं बड़ी बड़ी, तो कम से कम इन्हें अपने अहंकार से निकल करके किसान की बात को सुनना चाहिए। गन्ने का भुगतान भी बढ़ाना चाहिए, तत्काल पेमेंट होना चाहिए, तत्काल भुगतान हो इनका ब्याज सहित। ये हमारी मांग भी है आपके माध्यम से सरकार से, नेपाल जी। जी, तो मेरा अगला सवाल है आदरणीय उपाध्यक्ष जी आपसे, हाल ही में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक बजट की घोषणा की है, तो आप इससे कितना सहमत हैं? जी बताएं। देखिए, मैंने अभी अपनी बात दोहरा रहा हूं, आप जो भी घोषणा करते हैं, अगर आपने कह दिया मैंने पंकज मलिक को ये दे दिया, अरे पंकज मलिक को दो तो सही। मेरा कहने का ये मतलब है, इन्होंने जनता के लिए, किसान के लिए आर्थिक पैकेज दिया, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या छोटे छोटे जो हमारे व्यापारी हैं, क्या उनका कुछ लाभ हुआ? क्या किसानों को कुछ पैसा मिला? किसानों का कोई भला हुआ? जी, किसानों की बात कर रहे थे कि किसानों को 25 लाख क्रेडिट कार्ड मिलेंगे। तो अभी पिछले दिनों में आदरणीय बाबा टिकैत जी की पुण्यतिथि थी, तो मैं एक चीज वो कहते थे बाबा टिकैत कि अगर किसान को उसके फसलों के दाम वाजिब मिल जाएं तो उसको कर्ज की जरूरत नहीं। तो मैं ये चीज आपको भी कहना चाहूंगा कि आप विपक्ष में हैं, जरूर इस चीज को लेकर के सत्ता पक्ष पर दबाव बनाइए,
ताकि वो समय देखिए, से पेमेंट कर सकें किसान। इन्होंने जो पैकेज दिया है वो पैकेज सिर्फ कागजों में है। ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ दंगों की पार्टी है, सिर्फ आंकड़ों की पार्टी है। जमीन पे इन्होंने कुछ नहीं किया। बाबा टिकैत जी बिल्कुल सही कहते थे, बिल्कुल सत्य बात थी ये बाबा टिकैत जी के, कि हम किसान को इस काबिल बना दें, इतना उनकी फसल का दाम सही समय पे दे दें, उनकी सिर्फ इतनी मदद कर दें कि उन्हें कर्ज लेना ना पड़े। अगर भुगतान समय, मैं खुद एक किसान हूं, अगर मेरा समय से भुगतान होगा और तमाम सुविधाएं किसान को मिलेंगी तो मैं या कोई भी किसान, मेरे जैसा कोई भी किसान कर्ज नहीं लेगा। नेपाल जी, ये सिर्फ झूठों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार है। चाहे 15 लाख का जुमला हो, चाहे कुछ हो, कभी चाइना का डर दिखाएंगे, कभी पाकिस्तान का डर दिखाएंगे, कभी मंदिर बनाएंगे, लेकिन विकास की राह पर ये लोग नहीं जाएंगे, कतई नहीं जाएंगे विकास की राह पर। इन्हें अभी अंदाजा नहीं, आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ी इनको गाली देने का काम करेगी। नेपाल जी, जो बीज आज हम बो रहे हैं ना नफरत का, वो बीज कल पेड़ भी बनेगा, और वो पेड़ बनेगा तो विघटन होगा, और विघटन होगा तो इसकी सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की और उनके संस्कारों की है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूं कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे इनके लोग उल्टे सीधे कमेंट लिखते हैं, खराब बातें करते हैं, उससे नुकसान होगा। और ये आज सिर्फ वक्त है, आज जुमलेबाजी का वक्त नहीं है, आज वक्त है कि किस तरह से हम इस भयंकर बीमारी से लड़ने का काम करें। सीखना चाहिए इन्हें हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने। उन्होंने कई बार कहा योगी जी को कि योगी जी आप अपनी फोटो लगा लीजिए, अपने बैनर झंडे लगा लीजिए, लेकिन इन लोगों को, इन मजदूरों को, इन महिलाओं बहनों को इनके घर पहुंचाने का काम कीजिए। और आप पत्रकार, अच्छे पत्रकार हैं नेपाल जी, आप याद कीजिए कई बार जो अच्छा काम आदरणीय योगी जी की सरकार ने किया है, मोदी जी की सरकार ने किया है, तो समय समय पर प्रियंका जी द्वारा उसकी तारीफ भी की गई है समाचार पत्र के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इनको सीखना चाहिए और साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए। जो काम ये अच्छा करेंगे उसकी तारीफ करेंगे, जो ये गलत करेंगे उसकी निंदा भी करेंगे, उसके खिलाफ आवाज भी उठाने का काम करेंगे। आप बताइए, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जेल में हैं, हम अगर उनके रिहाई की आवाज उठाते हैं तो हम लोगों पर हमारे 90 लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। मुझ पे खुद मुकदमा लगा हुआ है। ऐसा क्या अपराध किया था? अगर हम बसों से लोगों को भेजना चाहते थे, वो कोई अपराध है? सेवा करना का कोई अपराध है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मुझे पता चला था कि आप नोएडा में बस लेकर के गए थे और वहां के प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए, लेकिन आपकी भी कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई थी इसको लेकर के। तो मेरा अगला सवाल है आदरणीय उपाध्यक्ष जी आपसे सीधा, कि कांग्रेस में देश स्तर और प्रदेश स्तर पर संगठन की कमी नजर आती है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है। इस पर आपका क्या कहना है? कि क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस सरकार है, कांग्रेस पार्टी है, वो एक परिवार तक सिमट कर रह गई है। जी, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? नहीं, आपकी ये सोच गलत है, मैं इसमें सुधार करना चाहता हूं। देखिए, कांग्रेस पार्टी का संगठन सबसे पुराना संगठन है। कमियां और खामियां हर घर में भी आ जाती हैं, ये तो एक राजनीतिक संगठन है और ऐसा कुछ नहीं। यहाँ लोकतंत्र का अपना महत्व है। भारतीय जनता पार्टी या दूसरे दलों में, मायावती जी की पार्टी में, बीजेपी में कोई व्यक्ति अपनी आवाज नहीं उठा सकता। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच पे अपनी आवाज उठाने के लिए स्वतंत्र है और एक परिवार की नहीं चलती। आप देखिएगा कितने लोग राज्यसभा में जाते हैं, कितने लोग उस परिवार के गए हैं। आप देखिएगा कितने लोग कितने लोग जमीन से उठा करके चांद पे ले जाने का काम राजनीतिक रूप से आदरणीय राहुल गांधी जी ने किया है। दलित परिवार के लोग हों, चाहे वो पिछड़े परिवार के लोग हों, किसी भी जाति और समाज के लोग हों, हर जाति हर समाज के लोगों को संगठन में बराबर का स्थान देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। और आज भी इस भयंकर बीमारी के समय में उत्तर प्रदेश कांग्रेस हो या हिंदुस्तान में किसी भी जगह की हमारी संगठन के लोग हों, अगर उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक किसी भी प्रदेश में फंसा था तो वहां के जिलाध्यक्ष को या सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष जी को मैंने फोन किया। मैं सिर्फ अपने आप को बता रहा हूं और हम लोगों ने उन फंसे हुए लोगों की मदद करने का काम किया। ये संगठन होता है, एक ईमानदार संगठन है हमारी पार्टी का और बहुत जमीनी और मजबूत संगठन है। संगठन का ही दम है कि लंबे समय से हम लोग उत्तर प्रदेश में सरकार में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग दिखाई देते हैं। जी, तो आदरणीय उपाध्यक्ष जी, मेरा सवाल है आपसे, जैसे कि आप 10 वर्ष विधायक रह चुके हैं बगरा से, 5 साल बगरा से, 5 साल शामली से, तो भविष्य में जनपद शामली को लेकर के आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर आप भविष्य में विधायक बनते हैं या मंत्री बनते हैं, आशा करते हैं, तो आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी जनपद शामली को लेकर?
जी हम लोग विकास करना चाहते हैं और हमारी यही सोच है कि जनपद शामली और हमारा पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश खुशहाल हो, यहाँ का किसान मजबूत हो, यहाँ सबको किसी को भी दिक्कतें ना हो, यहाँ का छात्र जो है वो अपने भविष्य को अच्छी तरह से चुन करके उसमें मतलब अच्छा अपने भविष्य को मजबूती से बनाने का काम करे, रोजगार मिले, लोगों को दिक्कतें ना हो। यहाँ किसी भी तरह से दिल्ली के चूंकि हम नजदीक हैं, किसी भी तरह से दंगे ना हो। हम लोग दंगे के विरोधी हैं भैया। हम लोग लोगों को जोड़ना चाहते हैं, बांटना नहीं चाहते। बांट करके राजनीति नहीं करते। मुख्य उद्देश्य, मुख्य एजेंडा हमारा विकास है। जी, तो आदरणीय विधायक जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए। तो चलते चलते आप प्रदेश की जनता को क्या अपील करना चाहेंगे इस वैश्विक महामारी यानी कोविड-19 जो चल रही है इसको लेकर? जी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जनता से अपील करूंगा कि आज सब लोग सरकार के समय समय के जो आदेश आएंगे, निर्देश आएंगे, उनको पालन करते हुए और अपने घरों से ना निकलें, अपने घर रहें। जहां तक संभव हो वहां तक अपने घर रहें, क्योंकि ये बीमारी बहुत बुरी तरह से पूरे विश्व में फैल रही है। अभी इसका कोई इलाज नहीं हुआ है, इसका कोई मेडिसिन नहीं बनी है। मैं सबसे जनता से ये अपील करूंगा कि इसमें सब लोग सजग होकर के रहें, जागरूक रहें, एक दूसरे को जागरूक करें और दूरी बना करके, डिस्टेंस मेंटेन करके रहें। अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें। जी, आदरणीय उपाध्यक्ष जी, आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए और आप ऐसे ही जनता के कार्य करते रहें और जनता के काम आते रहें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूं और ग्रामीण भारत संवाद को आपने अपना मूल्यवान समय दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नेपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे भी मेरी यही अपील है कि आप एक सच्ची पत्रकारिता इसी तरह से करते रहे। हम जैसे लोगों का पूर्ण रूप से हमेशा सच्ची पत्रकारिता के लिए सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।